गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं मेहता पीजी कॉलेज से बॉटनी से डॉक्टर पिंकी सैनी। लास्ट वीडियो में अपन ने साइकस के बारे में कंप्लीट जो है थ्योरी के बारे में अपन ने डिटेल से डिस्कस कर लिया था। आज अपना टॉपिक जो है वो है एफिड्रा। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है आज का एफिड्रा। एफिड्रा जैसे हमने साइकल्स के अंदर देखा कि सबसे पहले हमें इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फिर इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है और इंट्रोडक्शन के बारे में बाद में इसकी हैबिट और हैबिटेट देखना है, उसके बाद में इसकी मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी को देखना है। उसी प्रकार से इसमें भी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद इसका हैबिट एंड हैबिटेट देखेंगे। तो आज जो है अपन बात करते हैं एफिड्रा के क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण कैसे वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूं तो हर एक क्लासिफिकेशन में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले डिवीजन। अगर डिवीजन से पहले हम किंगडम लिखेंगे तो हमेशा प्लांटी ही आता है। तो डिवीजन, डिवीजन के बाद में क्या लिखा जाता है, क्लास, क्लास के बाद में क्या लिखते हैं, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में क्या लिखा जाता है, फैमिली, और फैमिली के बाद में क्या लिखा जाता है, जीनस। अब इसको याद करने का एक ट्रिक होता है जिसको आप कभी नहीं भूल सकते। हमें पता है कि इसका जीनस क्या होगा, एफिड्रा होगा, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, एफिड्रा की बात कर रहे हैं। तो इसका जीनस सबसे पहले लिख देती हूँ मैं, एफिड्रा। एफिड्रा हमें पता है कि फैमिली के अंदर एक सफिक्स लगाया जाता है, क्या, एसी, एसी, ई ए ई, एसी। तो एफिड्रा के साथ एसी लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, एफिड्रेसी। एफिड्रेसी। हमें पता है कि ऑर्डर के अंदर सफिक्स के फॉर्म में क्या लगाया जाता है, एल्स लगाया जाता है। मैं इधर लिख देती हूँ इनको, एल्स। तो एफिड्रेसी क्या बन जाएगा, एफिड्रेल्स। क्या बन जाएगा, एफिड्रेल्स। इसमें सफिक्स लगा एसी, इसमें लगा एल्स। क्लास में हमेशा क्या लगाया जाता है, ऑप्सीडा। इसके अंदर सफिक्स क्या लगाते हैं, ऑप्सीडा लगाते हैं। तो जब ऑप्सीडा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, निटॉप्सीडा। और निटॉप्सीडा साथ इसके अंदर क्या लिखा जाता है, एफिड्रॉप्सीडा। एफिड्रॉप्सीडा को क्या लिख सकते हैं हम, निटॉप्सीडा। क्यों, क्योंकि एफिड्रा जो है वो एक नीटम के ग्रुप का है, नीटम, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया जाता है, निटॉप्सीडा। और डिवीजन में हमें पता है कि लास्ट में क्या सफिक्स लगाया जाता है, फाइटा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, नीटोफाइटा। जी साइलेंट रहता है इसके अंदर, तो इसका डिवीजन क्या हो जाएगा, नीटोफाइटा। का डिवीजन क्या हो जाएगा, नीटोफाइटा। अब ये हुआ इसका क्लासिफिकेशन कि इसका डिवीजन होगा नीटोफाइटा, इसकी क्लास जो है वो होगी निटॉप्सीडा, इसका ऑर्डर होगा एफिड्रेल्स, और इसकी फैमिली जो है वो होगी एफिड्रेसी, और इसका जीनस जो है क्या होगा, एफिड्रा होगा। ये हुआ इसका क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि एफिड्रा का जो प्लांट है वो किस टाइप का होता है। कि जो एफिड्रा का प्लांट है उसका सबसे स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है कि जैसे जिम्नोस्पर्म का जो प्लांट साइकस था वो तो क्या था, अनब्रांच्ड था, लेकिन एफिड्रा का प्लांट कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है, शाखित प्रकार का होता है। अब सिंपल सी बात है कि उसके ऊपर शाखाएं बन रही हैं, इसका मतलब नोड और इंटरनोड दोनों क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो क्या प्रेजेंट होगा इसके ऊपर, नोड एंड इंटरनोड, एवं इंटरनोड इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे। जब नोड प्रेजेंट है, इंटरनोड प्रेजेंट है, इसका मतलब जो ब्रांच निकल रही है वो किस पार्ट से निकलेंगी, नोड पार्ट से निकलेंगी, और उसी नोड पार्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगी, लीफ प्रेजेंट होंगी। लेकिन यहाँ एक स्पेसिफिक कैरेक्टर याद रखना कि एफिड्रा की जो लीफ होती है
वो कैसी होती है, स्केली लीफ होती हैं, जो हमेशा कैसे कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती हैं, भूरे रंग की होती हैं। अब लीफ का फंक्शन होता है हमेशा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पार्टिसिपेट करना। अब इसकी लीफ है ही ब्राउन कलर की, तो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट तो करेंगी नहीं, इसीलिए इसके अंदर जो स्टेम पार्ट है इसका वो कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का। कौन सा होता है, ग्रीन कलर का। अब मैं इसको जो है वो डायग्राम से बना रही हूँ कि किस तरीके से इनके अंदर ये बनाई मैंने इसका मेन पार्ट। इस पार्ट के ऊपर बीच बीच में इस तरीके से क्या प्रेजेंट होते हैं, नोड पार्ट प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं नोड पार्ट से जो है वो क्या निकलती हैं, इस तरीके से ब्रांच निकलती हैं इन्हीं नोड पार्ट से। और इन्हीं नोड पार्ट के ऊपर ब्राउन कलर की जो है वो क्या प्रेजेंट होती हैं, स्केली लीफ प्रेजेंट होती हैं। ये हुआ नोड पार्ट, ये निकली इससे ये, और इसी के पास में जो है वो क्या निकल जाती हैं, इस तरीके से ब्राउन कलर की स्केली लीफ निकलती हैं। ये जैसे मैंने बना दी ब्राउन कलर की स्केली लीफ। अब इसके अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर और है, पहले मैं इसकी लेबलिंग कर दूं कि जो इसके ब्रांच हैं, शाखाएं हैं, उनकी संख्या भी फिक्स होती है और उस पर बनने वाले नोड की संख्याएं भी फिक्स होती हैं। जैसे मैंने ये बनाई ब्रांच, इनके ऊपर इस तरीके से 3 से 4 की संख्या में क्या प्रेजेंट होते हैं, नोड प्रेजेंट होते हैं। और हर एक ब्रांच के ऊपर जो नोड पार्ट है उसकी संख्या 3 से 4 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 होती है, इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। अब मैं इसकी लेबलिंग कर देती हूँ कि ये पार्ट होता है इसका नोड पार्ट, ये पार्ट होता है इसका इंटर नोड पार्ट, ये होती हैं इसके ऊपर स्केली लीफ, ये होती हैं इसके ऊपर ब्रांच पार्ट। इस तरीके से इसकी प्लांट बॉडी होती है। और जहाँ जहाँ इसके ऊपर ब्रांच निकलती हैं, इन्हीं ब्रांच वाले पार्ट के ऊपर इस पे क्या निकलते हैं, छोटे छोटे ऐसे बंच के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल, इस तरीके से जो है एक फ्लावर के फॉर्मेशन में निकली हुई होती हैं। इस तरीके से जब ये पादप कम से कम 5 से 6 साल का हो जाता है, तब इसके ऊपर इस तरीके से फ्लावर या फिर स्ट्रोबिला जैसे स्ट्रक्चर निकलती है। ये हुआ इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर। अब इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बता दूं कि जो एफिड्रा है, हमने देखा इस पे ब्रांच भी प्रेजेंट है, इस पे नोड और इंटरनोड भी प्रेजेंट है। इसीलिए एफिड्रा का जो ये प्लांट होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, जॉइंटेड फर। ऐसा फर प्लांट जिसके ऊपर जॉइंट पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ से वो संयुक्त होते हैं, जुड़ते हैं, वो जॉइंट पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या होता है, जॉइंटेड फर होता है। अब ये जॉइंट किसके कारण बने, ये जॉइंट बने इन नोड के कारण। किसके कारण बने, नोड के कारण। अब यहाँ एक पॉइंट और याद रखना कि नोड जो है वो लंबाई में नहीं बढ़ता है, बढ़ता कौन है, ये इंटरनोड पार्ट बढ़ता है। तो पर्टिकुलर एफिड्रा के प्लांट के इंटरनोड पार्ट में, यानी कि इस पार्ट की बात कर रही हूँ मैं, इस इंटरनोड वाले पार्ट में इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। इस इंटरनोड वाले पार्ट में क्या पाए जाते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम टिश्यू। और ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम टिश्यू ऐसे होते हैं जिसके कारण जो इंटरनोड वाली जो सेल्स होती हैं वो लंबाई में क्या होती हैं, बढ़ जाती है। जब इंटरनोड की सेल्स बढ़ती हुई जाती है, तो जैसे यहाँ पे ये 4 इंटरनोड हैं
और इन इंटरनोड की ये साइज है। जब इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में एक्टिवेट हो जाएंगे तब एक जो इंटरनोड है उसकी लंबाई सपोज करो यहाँ से यहाँ तक हो गई, तो दूसरे की यहाँ से यहाँ तक, और तीसरे की यहाँ तक, और चौथे की वहाँ तक। तो प्लांट की क्या हो जाती है, लंबाई में ग्रोथ होती है। अब ये बात किसने कही, एक वैज्ञानिक था पिल्ले और चिको। पिल्ले और चिको दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इस बात की खोज की थी कि केवल पूरे जिम्नोस्पर्म में से एफिड्रा एक ऐसा प्लांट है जिसके इस इंटर नोड वाले पार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं, और इस इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से इनके इंटरनोड की लंबाई बढ़ जाती है। और ये बात इसीलिए कही क्योंकि इसके कारण एफिड्रा के प्लांट की लंबाई बढ़ती है। और साथ में ये बात समझाई कि जब इसमें इंटरनोड की लंबाई बढ़ती है तो ये नोड वाला पार्ट तो सेम ही रहता है, इसके सेम होने की वजह से और इस इंटरनोड पार्ट के बढ़ने से इसका नाम क्या रख दिया, नोडल डायफ्राम। किसने, पिल्ले एंड चिको, एक साइंटिस्ट था पिल्ले एंड चिको, दोनों ने जो जॉइंटेड फर है यानी एफिड्रा, इसके इंटरनोड पार्ट का नाम क्या रख दिया, नोडल डायफ्राम। इसका नाम क्या रखा, नोडल डायफ्राम रख दिया गया। और क्या कहा कि नोडल डायफ्राम एफिड्रा का एक ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से एफिड्रा के प्लांट की क्या होती है, ग्रोथ होती है। अब आपको इसके जनरल कैरेक्टर सभी को समझ में आ गए होंगे। अब मैं चलती हूँ इसमें आगे कि एफिड्रा जो है, अगर मैं इसकी पर्टिकुलर बात करूं कि इसकी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, लेकिन भारत के अंदर जो है इसकी केवल 6 स्पीसीज पाई जाती हैं। अब अपन बात करते हैं भारत में पाई जाने वाली एफिड्रा की स्पीसीज कि भारत में जो है, भारत में एफिड्रा की 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, नंबर एक मैं बात करूं, एफिड्रा फॉलिएटा। एक स्पीसीज कौन सी है, एफिड्रा फोलिएटा। एफिड्रा फोलिएटा जो स्पीसीज है ये पाई जाती है राजस्थान में, हरियाणा, और इसके अलावा कहाँ पाई जाती है, पंजाब में। कहाँ पाई जाती है, पंजाब में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करूँ मैं नंबर 2, एफिड्रा इंटरमीडिया। एक स्पीसीज होती है कौन सी, एफिड्रा इंटरमीडिया। तो एफिड्रा इंटरमीडिया जो है ये पाई जाती है पंजाब में, हिमाचल वाले जो प्रदेश हैं उनके अंदर, और कश्मीर में। कहाँ पाई जाती है, कश्मीर में। एक स्पीसीज होती है एफिड्रा जिराडियाना। एफिड्रा जिराडियाना। एफिड्रा जो जिराडियाना स्पीसीज है ये मोस्टली पाई जाती है किसमें, कश्मीर वाले क्षेत्र में। और इसके अलावा ये स्पीसीज पाई जाती है कहाँ पर, सिक्किम, जो भारत से थोड़ा सा ऊपर वाले इलाके के पास है, लेकिन इसकी स्पीसीज जो है वो पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट स्पीसीज की, वो होती है एफिड्रा सक्सेटेलिस। एफिड्रा
एफिड्रा सक्सेटाइलिस। एफिड्रा जो सक्सेटाइलिस स्पीसीज है ये जो है वो मोस्टली पाई जाती है तिब्बती इलाके में, यानी कि भारत के ऊपर के पार्ट वाला जो हिस्सा है तिब्बत वाले इलाके में पाई जाती है। और इसके अलावा ये कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में भी पाई जाती है। नेक्स्ट स्पीसीज है एफिड्रा नेब्रोडेंसिस। एफिड्रा नेब्रोडेंसिस। जो एफिड्रा नेब्रोडेंसिस स्पीसीज है ये पाई जाती है कश्मीर वाले इलाके में। एक और है एफिड्रा रिलीजियाना। एफिड्रा रिलीजियाना। जो एफिड्रा रिलीजियाना स्पीसीज है ये पाई जाती है भारत से बाहर, कहाँ पर, लद्दाख वाले इलाके में। और अपने भारत की बात करूँ तो ये पाई जाती है गुजरात के आसपास। कहाँ पर पाई जाती है, रिलीजियाना। तो इस तरीके से ये जो है भारत के अंदर पाई जाने वाली 6 स्पीसीज है। हमें याद ये रखनी है एफिड्रा फोलिएटा, क्योंकि ये हमारे राजस्थान में पाई जाती हैं। पर याद रखना कि एफिड्रा की लगभग सारी स्पीसीज ऐसी होती हैं जो पहाड़ी इलाके में पाई जाती है। ये हुई इनकी कंप्लीट स्पीसीज। अब हम बात करते हैं इसकी हैबिट और हैबिटेट की। हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ एफिड्रा। कि एफिड्रा जो है उसका कैसा आवास है और कैसा स्वभाव है। तो एफिड्रा जो है उसका सबसे पहले मैं आवास बता देती हूँ, फिर इसका स्वभाव बता देती हूँ। कि एफिड्रा जो है वो मोस्टली कैसे क्षेत्र में पाया जाता है, ट्रॉपिकल क्षेत्र में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ट्रॉपिकल क्षेत्र में पाया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसको बना देती हूँ फर्स्ट पॉइंट और इसको बना देती हूँ सेकंड पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। कि एफिड्रा का दूसरा नाम क्या होता है, जॉइंटेड फर, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संधित फर, क्योंकि इसी की प्लांट बॉडी एक ऐसी होती है जिसके ऊपर जॉइंट पाए जाते हैं। तीसरा कैरेक्टर, नोड व इंटरनोड की प्रेजेंस। नोड एंड इंटरनोड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या होता है कि जो नोड और इंटरनोड हैं वो तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, साथ ही इसका जो स्टेम होता है वह कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का स्टेम होता है। इसका भी मैंने आपको समझाया। और इसकी जो लीफ होती हैं वो हमेशा कैसे कलर की, कैसी होती हैं, स्केली लीफ होती है। और ये स्केली लीफ हमेशा कैसी होती हैं, ब्राउन कलर की होती है। ब्राउन कलर की होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का काम कौन करता है, स्टेम करता है। फोटोसिंथेसिस का काम कौन करता है, इसका स्टेम पार्ट जो है वो किसका काम करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। नेक्स्ट मैं बात करूं कि एफिड्रा के अंदर जो पाए जाने वाली रूट सिस्टम होता है वो किसके समान होता है, डाइकोट पादपों के समान होता है। डाइकोट का मतलब इनके अंदर क्या पाया जाता है, टैप रूट सिस्टम। क्या पाया जाता है, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर मैं बता देती हूँ जो पर्टिकुलर सारे जिम्नोस्पर्म से हटके है। किसमें,
एंजियोस्पर्म के समान इसके अंदर पाया जाता है। ये 7 नंबर का कैरेक्टर जो क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जिम्नोस्पर्म में कभी भी क्या नहीं प्रेजेंट होती, वेसल्स एंड ट्रैकेड्स क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म को छोड़कर जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म में हमेशा क्या होती हैं, वेसल्स एंड ट्रैकेड्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। क्लियर यहाँ तक? इसी प्रकार से एफिड्रा जो है एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो जाइलम पार्ट होता है, एफिड्रा के जाइलम के अंदर वेसल्स एंड ट्रैकेड्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। वेसल्स और ट्रैकेड्स, वाहिका और वाहिनिका। वेसल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, वाहिनिका, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वाहिका। दोनों ही क्या होती हैं, इसके अंदर पाई जाती। इसके अंदर वेसल्स और ट्रैकेड्स दोनों पार्ट क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये तो हुआ एक स्पेसिफिक कैरेक्टर जो किसके समान है, एंजियोस्पर्मिक पादपों के समान है। लेकिन एफिड्रा एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स होते हुए भी इसके जाइलम और इसके वेसल्स में ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि जाइलम के अंदर वेसल्स और ट्रैकेड्स और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल प्रेजेंट होती हैं। लेकिन बाकी बचे हुए जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें सभी में क्या होती है, एब्सेंट होती है। ये हुई कंप्लीट बात आज किसकी, इसके जनरल कैरेक्टर की। अब हम बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी की। तो इसकी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी हम 3 पार्ट की करेंगे। किसकी? एक उसके स्टेम की, एक उसके रूट की और एक उसकी लीफ पार्ट की। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ स्टेम पार्ट की। तो नेक्स्ट जो है वो अपनी हेडिंग है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ स्टेम इन एफिड्रा। एफिड्रा में तने की शारीरिकी व आकारिकी। एफिड्रा के अंदर स्टेम की, आकारिकी और उसकी मॉर्फोलॉजी। तो जब हम किसी पर्टिकुलर पार्ट की, जैसे स्टेम की, क्या पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, तो दोनों में एक अंतर है कि मॉर्फोलॉजी में उसके जो बाहर वाले कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें पर्टिकुलर दिखाई देते हैं उनके बारे में बात करते हैं, और एनाटॉमी के अंदर हम उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले किसकी बात कर लेती हूँ, उसकी मॉर्फोलॉजी की। इसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैरेक्टर मैंने कुछ आपको बता दिए कि इसका स्टेम इंटरनोड और नॉट में डिपेंड जो है डिफ्रेंशिएटेड होता है। नोड पार्ट के ऊपर इसके लिए लीफ जो है वो चारों तरफ एक ब्राउन कलर की होने की वजह से चारों प्रेजेंट होती है। एक इसका जो स्टेम पार्ट होता है वो कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। अब अपन बात करते हैं इसकी एनाटॉमी की। तो एनाटॉमी का देखने के लिए, यानी स्टेम की जो एनाटॉमी है इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका सेक्शन काटना पड़ेगा। याद रखने वाला पॉइंट ये है कि अगर हम किसी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट का सेक्शन काट के उसकी स्टडी करना चाहते हैं तो हमें उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करना होगा, और यदि हम उसकी जगह पर उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं केवल एक ओवरी को छोड़कर, तो हमेशा कौन सा सेक्शन कट करते हैं, एलएस सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को कट किया जाता है। तो अब जो है अपनी नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, स्टेम की एनाटॉमी से रिलेटेड, टीएस सेक्शन ऑफ स्टेम एनाटॉमी।
क्या होगी, टीएस ऑफ स्टेम इन एफिड्रा, कि एफिड्रा के स्टेम का टीएस सेक्शन। नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करते हैं कि इसके स्टेम का जब हम सेक्शन काटते हैं तो वो किस प्रकार का दिखाई देता है। पहले मैं इसको डॉट डॉट के फॉर्म में आउटलाइन में बना लेती हूँ, जिससे बनाने में थोड़ा सा क्या है कि इजी हो जाता है। अब बात करते हैं अपन इसके आउटलाइन डायग्राम की। इस तरीके से ये बाहर से देखने पर क्या होता है, थोड़ा लहरदार दिखता है। क्यों लहरदार ये इसलिए दिखता है क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, रिजिड प्रेजेंट होते हैं, और इसके ऊपर ग्रूव पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो जो सबसे बाहर की ओर उभरा हुआ पार्ट है, ये पार्ट जो है वो कहलाता है इसका ग्रूव पार्ट, रिजिड पार्ट, रिजिड, और जो धसा हुआ पार्ट है अंदर की ओर, ये कहलाता है ग्रूव। और जो सबसे बाहर की ओर प्रेजेंट है ये लेयर, ये होती है किसकी लेयर होती है, क्यूटिकल की। किसकी लेयर होती है, क्यूटिकल की लेयर होती है। इस क्यूटिकल की लेयर के अंदर की ओर इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एपिडर्मल लेयर प्रेजेंट होती है। इस तरीके से ये मैंने बना दी इसके अंदर की ओर एपिडर्मल लेयर। इस एपिडर्मल लेयर के बाहर की ओर जहाँ जहाँ ग्रूव पार्ट प्रेजेंट था, वहाँ वहाँ आपको मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ के दिखाया है। तो जहाँ जहाँ ये स्पेस लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अब जहाँ जहाँ इसका रिजिड पार्ट बना हुआ था, इस रिजिड पार्ट के अंदर कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। इस तरीके से जो है इस लहरदार स्ट्रक्चर के पास पास में ये स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये बना दिए स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, जो थोड़े हार्ड होते हैं, और इन हार्ड टिश्यू की वजह से इसका जो स्टेम पार्ट होता है वो क्या बन जाता है, नोड और इंटरनोड वाले पार्ट से हार्ड दिखाई देता है। ये बनाए मैंने इसके ऊपर स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमेटा के टिश्यू, इसके अंदर की ओर जो है वो प्रेजेंट होता है एक सर्कल के फॉर्मेशन में, इस तरीके से एंडोडर्मल पार्ट या एंडोडर्मिस पार्ट। एंडोडर्मिस के अंदर की ओर प्रेजेंट होता है स्टिलस सिस्टम, यानी कि वेसिकुलर सिस्टम। इस वेसिकुलर सिस्टम के अंदर की ओर क्या प्रेजेंट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो मैं इनको इस तरीके से बना देती हूँ कि इनके जाइलम और फ्लोएम पार्ट जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, और सेंटर में क्या प्रेजेंट होती है, पिथ प्रेजेंट होती है। इस जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक लाइन के रूप में प्रेजेंट होता है कैम्बियम पार्ट। इस कैम्बियम से बाहर की ओर ये पार्ट होता है इसका एक्टोफ्लोइक होता है, तो फ्लोएम पार्ट होता है, और अंदर की ओर इसमें क्या प्रेजेंट होता है, जाइलम पार्ट प्रेजेंट होता है, और सबसे सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, पिथ पार्ट प्रेजेंट होता है। तो ये पार्ट हुआ इसका जाइलम, और बाहर वाला पार्ट हुआ इसका फ्लोएम। सेंटर पार्ट में होती है पिथ पार्ट, और जो एंडोडर्मिस पार्ट होता है इसके बाहर की ओर यहाँ प्रेजेंट होती हैं छोटी छोटी आकार की टैनिन सेल्स। इन टैनिन सेल्स के अंदर क्या भरा हुआ होता है, टैनिन भरा हुआ होता है, जिसको एक गोंद के रूप में भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये बनाया मैंने इसका टीएस सेक्शन का डायग्राम।
तो सबसे पहले मैं इसके नीचे नाम लिख देती हूँ, टीएस सेक्शन ऑफ एफिड्रा स्टेम। अपन ने यहाँ तक की लेबलिंग कर ली थी कि सबसे बाहर वाला पार्ट होता है क्यूटिकल की लेयर। क्यूटिकल की लेयर में जो रिजिड और ग्रूव प्रेजेंट होते हैं, तो जो ग्रूव वाला पार्ट होता है उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और इसी के साथ बाहर की ओर इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। अब अपन नेक्स्ट लेबलिंग करते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है इसका, जो एक सर्कल फॉर्म में प्रेजेंट है, ये पार्ट होता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर की ओर ये जो हिस्सा है ये कहलाता है इसका वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल के अंदर 3 पार्ट प्रेजेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। तो ये वाला हिस्सा जो बाहर की ओर प्रेजेंट है ये कहलाता है इसमें फ्लोएम। इससे अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, इसमें जाइलम। जाइलम और फ्लोएम दोनों के बीच में जो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये कहलाती है इसमें कैम्बियम पार्ट। इस कैम्बियम पार्ट के अलावा इसके सेंटर पार्ट में यहाँ क्या प्रेजेंट है, ये पिथ प्रेजेंट है। कौन सा पार्ट प्रेजेंट है इसमें, पिथ पार्ट प्रेजेंट है। ये आपको समझ में आ ही गया होगा अब तो कि किस तरीके से जो है ये इसके अंदर रिजिड पार्ट, ग्रूव पार्ट, क्यूटिकल लेयर, एंडोडर्मिस लेयर और अंदर की ओर टेनिन की सेल्स, ये वाली सेल्स टेनिन सेल्स। और इसके अलावा इसके सेंटर पार्ट के अंदर इसका वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है। वेस्कुलर सिस्टम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 पार्ट होते हैं, क्या क्या, एक उसका जाइलम, एक उसका फ्लोएम और एक इसका कैम्बियम। और धीरे धीरे इसके अंदर ये सेंटर पार्ट में जो पिथ होती है इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, क्या कि जैसे जैसे प्लांट अपनी सेकेंडरी ग्रोथ प्रारंभ कर देगा तो उस सेकेंडरी ग्रोथ के स्टार्ट होते ही पिथ धीरे धीरे क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, यानी हासित होता हुआ चला जाता है और लास्ट में क्या हो जाता है, नष्ट, खत्म ही हो जाता है या अल्प विकसित अवस्था में चला जाता है। और जो ये पिथ पार्ट होते हैं इसके बाहर की ओर जो वेसिकुलर बंडल्स हैं, इनमें जो जाइलम और फ्लोएम पार्ट है, इनके बीच में जो ये गैप वाला पार्ट है, ये पार्ट, इसमें क्या डेवलप हो जाती है, धीरे धीरे मेडुलरी रे विकसित हो जाती है। इस पार्ट में क्या विकसित हो जाती है, मेडुलरी रे। ये तो डायग्राम है किसका, इसके टीएस सेक्शन का आउटलाइन डायग्राम। अब हमें इसी टीएस सेक्शन का क्या बनाना होता है, सेलुलर डायग्राम। तो जब हम इसका सेलुलर डायग्राम बनाते हैं तो हमेशा इस तरीके से वी शेप कट करके और फिर उसका सेलुलर डायग्राम बनाते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम कभी भी पूरे डायग्राम का जो है सेलुलर डायग्राम नहीं बनाते हैं। इस तरीके से वी शेप में कट करके और फिर उसका क्या तैयार करते हैं, सेलुलर डायग्राम तैयार करते हैं। तो अब हम बनाते हैं टीएस सेक्शन ऑफ स्टेम एफिड्रा विद सेलुलर डायग्राम। तो सेलुलर डायग्राम बनाने के लिए वही हमें सबसे पहले इस तरीके से क्या बनानी होगी, सबसे बाहर की ओर क्यूटिकल की लेयर, इस क्यूटिकल की लेयर के अंदर की ओर इस तरीके से हमें क्या बनानी पड़ेगी, एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस में जगह जगह पे हमें थोड़ा सा गैप छोड़ना होगा, क्योंकि इस गैप में कौन प्रेजेंट होंगे, स्टोमेटा वाले पार्ट प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से हमें बीच बीच में इस तरीके से इनको छोड़ना पड़ेगा। और इनके पास में जहाँ इनके ग्रूव पार्ट थे, इस ग्रूव पार्ट के पास में क्या प्रेजेंट होंगे, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, जो हमने वहाँ भी बनाए थे। तो इस तरीके से मैंने ये बना दिए इनके स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। ये बना दिए स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। अब जहाँ जहाँ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं, इन्हीं के पास में अब क्या बनना शुरू हो जाएंगे, पैलिसेड टिश्यू। तो जो ये पार्ट होता है इसका, इसी के पास में इस तरीके से इनके अंदर, वहाँ तो क्या वो आउटलाइन डायग्राम होता है इसलिए दिखाई नहीं देता है, यहाँ ये सेलुलर डायग्राम होता है इसलिए यहाँ पर पैलिसेड टिश्यू
स्पष्ट रूप से जो है वो दिखाई देते हैं। ये पहले से टिश्यू जो होते हैं वो हमेशा स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के बने हुए होते हैं, जिसके कारण ये किसके समान काम करते हैं, एक पोल के समान काम करते हैं। और जो ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं, इन्हीं के पास में नीचे की ओर क्या बन जाते हैं, पैलिसेड टिश्यू, और अब बन जाएंगे स्पॉन्जी टिश्यू। ये बना दिए मैंने स्पॉन्जी टिश्यू। तो जो पैलिसेड टिश्यू थे उनके बीच में एयर स्पेस जो है वो नहीं होता है, लेकिन जो स्पॉन्जी टिश्यू बनाते हैं उनके बीच में इस तरीके से क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस, इंटरसेलुलरी स्पेस प्रेजेंट होता है। इस इंटरसेलुलरी स्पेस के नीचे की ओर हल्के से क्या प्रेजेंट होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। ये बन जाते हैं इस तरीके से। इस स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के नीचे की ओर प्रेजेंट होता है फ्लोएम पार्ट। तो फ्लोएम को हम यूँ करते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बना देते हैं। ये बनाई मैंने फ्लोएम के टिश्यू। फ्लोएम के टिश्यू और जाइलम के टिश्यू दोनों के बीच में हमें क्या बनाना है, कैम्बियम ओर बनानी है। तो ये बना दिए मैंने पूरे फ्लोएम के टिश्यू, और अब इनके बीच में से एक क्या बनानी है, हमें कैम्बियम बनानी है, जो एक पतली सी रिंग के रूप में व्यवस्थित होती है। और उस रिंग से नीचे की ओर क्या प्रेजेंट होगा, जाइलम पार्ट प्रेजेंट होगा। लेकिन यहाँ पर जाइलम को भी क्या किया जाता है, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को डिफ्रेंशिएटेड करने के लिए क्या करते हैं कि प्रोटोजाइलम की सेल्स थोड़ी बड़े आकार की बना दी जाती हैं और मेटाजाइलम की सेल्स को थोड़ा सा छोटे आकार में बना दिया जाता है। जैसे मैंने ये दो ग्रुप बना दिए, किसके, प्रोटोजाइलम के और मेटाजाइलम के। तो जो जाइलम होता है, चाहे प्रोटोजाइलम हो और चाहे वो मेटाजाइलम हो, इनकी सेल्स जो होती हैं वो डबल सेलुलर होती हैं, द्विकोशिकीय फॉर्म में पाई जाती हैं। तो ये पार्ट बन गया इसका प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम वाला। इनके नीचे की ओर हमें एक चीज़ और बनानी है जिसको हम कहते हैं पिथ पार्ट इसका। और पिथ पार्ट को जो है मैं इस तरीके से बना देती हूँ, क्योंकि पिथ सेंटर पार्ट में सब कहीं प्रेजेंट होता है, जिसको मैं थोड़ा सा डार्क पोजीशन में बना देती हूँ। ये बन गया पिथ पार्ट। तो जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम है, इनके बीच में से क्या निकलती हैं, मेडुलरी रेज। तो मेडुलरी रेज को जो है अपन थोड़ा सा हाईलाइट करके एक दूसरे कलर से बना देते हैं कि इस तरीके से इनके बीच में से ये निकलती हैं मेडुलरी रे। ये बनाया मैंने मेडुलरी रे को, ये कंप्लीट मेडुलरी रे। अब इसकी अपन लेबलिंग कर देते हैं कि सबसे बाहर की ओर तो क्या प्रेजेंट है, क्यूटिकल की लेयर। क्यूटिकल लेयर, क्यूटिकल की लेयर से क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा। इसके नीचे की ओर क्या प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के यहाँ पास में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के नीचे की ओर क्या प्रेजेंट होते हैं, पैलिसेड टिश्यू। इनके नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू। इसके नीचे की ओर क्या प्रेजेंट होते हैं, वापस स्क्लेरेनकाइमा। और ये कौन सा पार्ट होता है, फ्लोएम पार्ट। ये कौन सा पार्ट होता है, कैम्बियम पार्ट। ये कौन सा पार्ट होता है इसका, मेटाजाइलम। और ये प्रोटोजाइलम। ये पार्ट कौन सा होता है, मेडुलरी रे। और सबसे सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, पिथ पार्ट। तो ये हुआ इसका टीएस सेक्शन ऑफ स्टेम
विद सेलुलर डायग्राम। अब मैं आपको इसके स्पेसिफिक कैरेक्टर समझाती हूँ कि इसके जो स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या क्या हैं। कि जो इसके सबसे बाहर की ओर पाए जाने वाली जो एपिडर्मिस के बाहर की ओर क्यूटिकल की लेयर है, ये क्यूटिकल की लेयर सुबेरिन की बनी होती है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर। दूसरा स्पेसिफिक कैरेक्टर कि जो इसकी क्यूटिकल की लेयर है, इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, संकन टाइप के यानी कि धसे हुए स्टोमेटा पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि एफिड्रा का प्लांट एक जीरोफाइटिक प्लांट से होता है। इसके बाद में इसके ऊपर एक सिंगल लेयर में क्या पाई जाती है, एपिडर्मल ये सेल्स पाई जाती हैं जो एपिडर्मिस का काम करती हैं। अब जहाँ जहाँ इसमें ग्रूव पार्ट प्रेजेंट होता है और रिजिड पार्ट प्रेजेंट होता है, दोनों का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि जहाँ जहाँ इसमें रिजिड पार्ट प्रेजेंट होगा, उस रिजिड पार्ट के पास में क्या प्रेजेंट होंगे, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू वाले भाग प्रेजेंट होंगे। और इसके नीचे की ओर जहाँ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू को कवर कर लेते हैं, वहाँ प्रेजेंट होते हैं पैलिसेड टिश्यू। ये पैलिसेड टिश्यू एक पोल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये हमेशा स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के बने होते हैं, इसलिए ये हमेशा स्टेम को क्या प्रदान करते हैं, सपोर्ट प्रदान करने का काम करते हैं। इन पैलिसेड टिश्यू के नीचे की ओर प्रेजेंट होते हैं स्पॉन्जी टिश्यू, जो थोड़ी सी उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये क्या होते हैं, धीरे धीरे फ्लेक्सिबल भी बन जाता है इनका स्टेम। तो जो स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं, इनके बीच में आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा गैप है, इस गैप की वजह से ये स्पंज लाइक होते हैं, लेकिन इनके बीच में गैप नहीं होता है, इसलिए ये इंटरसेलुलरी स्पेस एब्सेंट होता है। लेकिन स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर इंटरसेलुलरी स्पेस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इससे आगे हम चलें तो स्पॉन्जी टिश्यू के नीचे की ओर फिर एक हार्ड लेयर पाई जाती है स्क्लेरेनकाइमा की, और स्क्लेरेनकाइमा के बाद में प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम। तो फ्लोएम पार्ट आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर ये डार्क कलर की सर्कल के फॉर्म में क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम पार्ट। तो फ्लोएम और जाइलम दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है। इस कैम्बियम की वजह से हर एक वेसिकुलर बंडल क्या होता है, अपने आप में व्यवस्थित प्रकार से पाया जाता है। इसके नीचे जाइलम है, जाइलम को क्या किया जाता है, दो में डिवाइड कर दिया जाता है, एक प्रोटोजाइलम और एक मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को डिफ्रेंशिएट करने का एक ही पैटर्न होता है कि प्रोटोजाइलम सेंटर की ओर होता है और मेटाजाइलम पेरीफेरी की ओर होता है। इसलिए प्रोटोजाइलम की सेल्स साइज में छोटी होती है और जो मेटाजाइलम होता है उसकी सेल साइज में बड़ी होती है। सबसे सेंटर में प्रेजेंट होता है पिथ पार्ट, और पिथ पार्ट धीरे धीरे जैसे ही एफिड्रा के स्टेम पार्ट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ प्रारंभ हो जाती है, तो पिथ पार्ट धीरे धीरे क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और जो इसकी वेसिकुलर बंडल्स होते हैं, जो जाइलम वाले और फ्लोएम वाले पार्ट होते हैं, इनके बीच बीच में क्या प्रेजेंट होती हैं, ये रेज प्रेजेंट होती हैं, मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती हैं। जैसे जैसे मेडुलरी रे बढ़ती चली जाएंगी, यानी कि वुड कॉम्पैक्ट होती चली जाएगी, पिथ उसमें क्या होता चला जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा, और वुड क्या होती चली जाएगी, स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। यानी प्लांट के स्टेम पार्ट के अंदर जब तक मेडुलरी रे का डेवलपमेंट नहीं होता, पिथ का डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, वुड हमेशा सॉफ्ट वुड होती है, यानी पैरेनकाइमेटस टाइप की। लेकिन जैसे जैसे वो सेकेंडरी ग्रोथ करती है तो वुड बन जाती है पिक्नोजाइलिक प्रकार की, यानी मेडुलरी रे का बहुत डेवलपमेंट हो जाता है और जो इसका पिथ पार्ट होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता हुआ चला जाता है। तो आज जो है वो अपन ने देखी मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी में किसका पार्ट, उसके एफिड्रा के स्टेम का आउटलाइन डायग्राम, और साथ में हमने देखा सेलुलर डायग्राम। कल की नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें अपन देखेंगे इसी एफिड्रा की लीफ के सेक्शन के बारे में और इसके रूट के सेक्शन के बारे में। उसके बाद आ जाएंगे अपन इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आज की क्लास के लिए सभी को थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट में देखते हैं।